everyone, welcome all of you at UGC NET Textbook. This is me Kritika Khandelwal, your sociology educator. एंड अगर आप UGC NET 2026 दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ हम सिलेबस को समझने वाले हैं, एलिजिबिलिटी को जानने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जाती है, सेफ स्कोर क्या होता है, यानी कि ओवरऑल सारी चीज़ों को हम एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। सबसे पहले बात करें, हम बोलते हैं कि भाई नेट का एग्जाम क्लियर करना है, ये नेट क्या होता है। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो नेशनली आपको एलिजिबल बना देता है कि आप आगे जाकर पीएचडी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेजेस में जाकर आप पढ़ा सकते हैं। इंडिया में कहीं भी नेशनल लेवल पर एलिजिबल ये टेस्ट आपको बनाता है। इस टेस्ट को कंडक्ट कराने वाली बॉडी है एनटीए, और किसके बिहाफ पर कराती है? यूजीसी के बिहाफ पर। यानी यूजीसी ने एनटीए को काम दिया हुआ है कि आपको यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट कराना है, तो एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ यूजीसी। अब जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं या फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, ये तीन ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। ये तीन ऑप्शन है। एग्जाम एक ही होता है लेकिन तीन कट ऑफ निकलती है, वो तीनों कट ऑफ इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। सबसे पहली कट ऑफ होती है जेआरएफ की, जो सबसे ज्यादा निकलती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हो, यानी आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया, इस जेआरएफ को क्लियर करके आप जब पीएचडी करने जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। फेलोशिप का मतलब ही स्कॉलरशिप होता है, यानी कि आप जब पीएचडी करने जाएंगे तो आपको पैसा खुद से खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट आपकी पीएचडी को फंड करेंगे। कितना पैसा मिलता है? तो स्टार्टिंग के 2 सालों में 37,000 और बाद के 3 सालों में 42,000। इसके बाद एक क्राइटेरिया होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी। इस कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और आप पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। एंड पीएचडी ओनली में सिर्फ आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, और पीएचडी में भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सबसे कट ऑफ कम इसकी जाती है, फिर उससे ज्यादा कट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर की, और सबसे ज्यादा कट ऑफ जेआरएफ की ही जाती है। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो सबसे पहले तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुई है, एनटीए उनको कहता है कि 2 साल के अंदर आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लीजिए। यानी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, एलिजिबल हैं आप नेट देने के लिए, लेकिन 2 साल के अंदर आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जर्नल ईडब्ल्यूएस की वाली कैटेगरी से स्टूडेंट्स, उनको 55% मार्क्स कम से कम उनके आने ही चाहिए मास्टर्स में। और स्टूडेंट जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर ओबीसी एनसीएल वाली कैटेगरी से हैं, यहाँ पर कम से कम 50% मार्क्स तो आपके मास्टर्स में आने ही चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में, दोनों को मिला के 40% मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो कि आप कट ऑफ तक भी पहुंच पाओ। क्लियर है ना? यानी कि दोनों पेपर को मिला के 300 नंबर का अगर पेपर होता है तो आपको 120 नंबर यहाँ पर लेकर ही आने हैं। इसके बाद एज लिमिट की बात करें कि कितनी एज तक आप एग्जाम दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर अभी आपको लगता है कि हम कोई और करियर स्कोप बना लेते हैं, बाद में हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो भाई पूरी तरह से आप एलिजिबल हैं, आराम से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन 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 जेआरएफ के लिए आपके पास टाइम है सिर्फ 30 साल तक का। 30 इयर्स की एज के बाद आप जेआरएफ का एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों को छूट मिली हुई है, जैसे कि जो ओबीसी एनसीएल एसटी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर से हैं, या हमारे जो वुमेन एप्लीकेंट हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। उनके पास टाइम है कि जब तक वो 35 के नहीं हो जाते वो अपना जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं। तो 30 है नॉर्मल, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, और 35 है इन लोगों के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, साल में 2 बार पेपर होता है, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आप अटेम्प्ट दीजिए, बट एज लिमिट जो जेआरएफ वाली है वो आपको देखनी है। पेपर के पैटर्न की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर का पैटर्न है। 2 पेपर यहाँ पे होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन पेपर है जो सबके लिए कॉमन होता है, यानी कि कोई स्टूडेंट कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से तैयारी कर रहा है, सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहा है, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके लिए ये पेपर 1 का सिलेबस कॉमन है। ये तो पढ़ना ही पड़ेगा सबको,
ठीक है। पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पेपर 2 आपका सोशियोलॉजी का पेपर रहने वाला है। अब पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसी के साथ ये पेपर 100 नंबर का आपका हो जाएगा। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं, सोशियोलॉजी के 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 200 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। कुल मिलाकर बात करें 100 + 200 300 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ पर बनता है और 300 में से 40% तो आपको मिनिमम लाने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी, ये भी जरूरी है। ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होता है, एमसीक्यूज आते हैं, एमएसओ आते हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन होंगे और एक ऑप्शन उसमें से सही होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन में इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं और उस आंसर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। पेपर आपका सीबीटी मोड होता है, अगर आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आप ऑनलाइन ही करना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भाई मॉक टेस्ट ऑफलाइन लगाते हैं और बाद में कंप्यूटर वाला एनवायरनमेंट देख के वो पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, 300 नंबर का पेपर होगा। अब यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 सिंगल सिटिंग में आपको मिल जाता है, जहाँ पे 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे आपको मिलते हैं कि भाई आपको 3 घंटे दे दिए, दोनों पेपर एक साथ कंप्यूटर पे अपलोड हो गए हैं। अब आपकी मर्जी, आप पहले पेपर 1 आप करना चाहते हैं, पेपर 2 करना चाहते हैं, या फिर आपकी मर्जी आप पेपर 1 के 25 क्वेश्चन पहले करना चाहते हैं, फिर आपको लगा नहीं भाई पेपर 2 कर लेते हैं। दिस इज ऑल अप टू यू। एक साथ उन्होंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन अपलोड हो गए और 3 घंटे का आपको टाइम मिला है, अपनी सुविधा अनुसार आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन है इंग्लिश में है मान लो, ठीक है, अब मुझे कोई देखना है कि भाई हिंदी में इसकी ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, पेपर में ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करके हिंदी में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश की टेंशन आपको नहीं लेनी है। पेपर 1 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, हमने एलिजिबिलिटी समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, नेट का एग्जाम क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हमने समझ लिया। पेपर 1 के सिलेबस की बात करें, ये जो सबके लिए कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, ये इसका सिलेबस है। 10 यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ी बहुत मैथ्स भी आपको आनी ही चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि मैम क्या सिर्फ पेपर 2 हम पढ़ लेते हैं, सोशियोलॉजी में हम अपनी नॉलेज अच्छी कर लेते हैं, पेपर 1 हम छोड़ देते हैं, क्या एग्जाम क्लियर होगा? हो जाएगा, सिर्फ पीएचडी ओनली। कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही है कि पेपर 1 पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नेट निकालना भी मुश्किल है और जेआरएफ तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए। यहाँ पे इस यूनिट से हमें ये फायदा मिलता है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, सोशियोलॉजी के सिलेबस में एक यूनिट हमें भी दी गई है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो आपको एक यूनिट है जो कॉमन देखने के लिए मिल जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 में। सोशियोलॉजी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन। कितनी देर में नहीं, टाइम नहीं, 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ठीक, ये 10 यूनिट है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सेम ही है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, ये 10 यूनिट है, एक बार फटाफट से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है, जिसे हम 26 थिंकर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये जो यूनिट है ना, इससे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि मैम हमें थिंकर समझ नहीं आते, मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें बुक्स याद नहीं होती, हमें बुक्स की क्रोनोलॉजी याद नहीं होती। तो भाई ये यूनिट अगर आपको करनी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको डिवोट करना होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि भाई ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन थिंकर्स को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई इंडियन जो क्लासिकल थिंकर हैं, सॉरी क्लासिकल थिंकर, एमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ये ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी का फाउंडेशन बिल्ड किया। कार्ल मार्क्स जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं, मैक्स वेबर जो इंटरप्रिटेटिव स्कूल से बिलोंग करते हैं, एमाइल डर्कहाइम जो फंक्शनल स्कूल से बिलोंग करते हैं। बाकी हर्मेन्यूटिक के आप जो थिंकर्स देखेंगे, जीएच मीड हैं, कार्ल मानहाइम है, अल्फ्रेड सूज हैं जिनको फिनोमिनोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, हेरोल्ड गार्फिंकल हैं जिनको एथनोमेथोडोलॉजी के लिए जाना जाता है, एरविन गॉफमैन हैं जिनको आप जानेंगे कि भाई ड्रामेटर्जिकल ये थिंकर हैं। ठीक है, इंडियन थिंकर्स इंपॉर्टेंट है,
और स्टूडेंट्स को आसान लगते हैं, क्योंकि इंडियन थिंकर्स की जो थ्योरीज है वो ऐसी होती हैं कि हम इनको आसानी से समझ सकते हैं, हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं, कास्ट, फैमिली, किनशिप, ठीक है। वेस्टर्न थिंकर्स की जो थ्योरीज होती हैं वो थोड़ी आपको अलग देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनसे भाई आपको डर लगता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म में आप देखेंगे जैसे मेलिनोस्की है, ये प्योर फंक्शनलिस्ट हैं। रेडक्लिफ ब्राउन है जो प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। टालकट पार्सन है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है। रॉबर्ट के मर्टन है जो नियो फंक्शनलिस्ट है। और सी लेवी स्ट्रॉस है जिनको हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म से, ठीक। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं जो वन रियलिटी, ग्रैंड रियलिटी को क्रिटिसाइज करते हैं, मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। एडवर्ड सैड हैं जिन्हें फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोला जाता है। पियर बोर्डो हैं, मिशेल फूको हैं, यर्गन हेबरमास हैं, एंथनी गिडन्स, मैनुअल कैसल। इतने इंपॉर्टेंट थिंकर हैं कि आपको एक एक थिंकर को बहुत डिटेल में कवर करना होगा। इनकी बुक्स पूछी जाएंगी, इनके आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। यहाँ से आपके जो यूनिट 1 है मैचिंग क्वेश्चन बनते हैं, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ बुक्स की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अगर मैं आपको जिस्ट दूं, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च में सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। डेटा कलेक्ट कर लिया तो डेटा का एनालिसिस कैसे किया जाएगा, कौन कौन से सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होंगी। देखिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड में दिए नहीं गए हैं सारे, लेकिन आपको सारे कवर करने हैं, ठीक। उसके बाद इंडक्शन और डिडक्शन क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है, हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी जो यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद डेटा को कलेक्ट करने की टेक्निक क्या है कि भाई सैम्पलिंग कर लिया या फिर इंटरव्यूज ले लिए या फिर केस स्टडी कर दी, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के बारे में नहीं दिया, सॉफ्टवेयर्स भी आपको पढ़ने होते हैं और थोड़ा बहुत स्टेट्स भी आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे सिलेबस में जो नहीं है वो चीजें भी आपको कवर करनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी को आगे समझना चाहते हैं तो ये चीजें आपको कवर करनी होंगी। सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बेसिक आपको कवर करने हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, पर्सनहुड क्या होता है, हैबिटेशन एजेंसी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिजेस के टाइप क्या है, हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, ट्राइबल मैरिज, ठीक है। फैमिली एंड किनशिप, इनके टाइप्स क्या है, कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है, कौन कौन सी बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुक्स, थिंकर्स और टाइप्स, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। रिलीजन क्या है, ठीक है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में देखेंगे हमारे देश में भाई इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा, इवन हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो इनइक्वालिटी है, जेंडर के बेसिस पर है, रेस के बेसिस पर है, कास्ट के बेसिस पर है, क्लास के बेसिस पर है, वो सब कवर करेंगे। सोशल चेंज, किस तरह से समाज में बदलाव हो रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, अर्बनाइजेशन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, तो गांव और शहर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि रूरल सोसाइटी में गांव क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। अब गांव में सबसे ज़्यादा तो आपको एग्रीकल्चर देखने के लिए मिलेगी, तो एग्रेरियन सोसाइटी क्या, कौन सी सोसाइटी होती है, यहाँ पे आप एग्रेरियन रिलेशनशिप, जैसे कहीं पे आपको किसान और मजदूर देखने के लिए मिल जाएगा, तो अलग अलग थिंकर्स ने कौन कौन से रिलेशंस बताए हैं वो कवर करने हैं। डीपीजेंटाइजेशन, जिसकी बात विलामिदर लेनिन करते हैं। माइग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अर्बन सोसाइटी में इनकी क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेगा सिटी क्या है, मेटा सिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद स्लम्स की इंपॉर्टेंट बुक्स, स्लम के इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको कवर करने हैं और अर्बन मूवमेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसका पार्ट है किसका, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। ट्राइब, नेशन एंड बॉर्डर, यहाँ पे नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट नेशन क्या होता है, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्थ एंड एजुकेशन पर खर्च करती है, कैसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, करप्शन क्या है, करप्शन को हटाने में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, सोशल मूवमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट जैसे रिवॉल्यूशनरी है, रिडम्पटिव है, रिफॉर्मेटिव है, ठीक है, R3 उनको हम बोलते हैं। इसके अलावा कास्ट बेस्ड मूवमेंट क्या है, ट्राइब बेस्ड मूवमेंट क्या है, क्लास बेस्ड मूवमेंट क्या है, सारे मूवमेंट के टाइप आपको देखने हैं। यहीं पे एक चीज और आती है, ये है भाई एनजीओ क्या होते हैं, सिविल सोसाइटी क्या होती है, तो एक एक टॉपिक बन जाता है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है कि एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर मार्केट, मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो डिबेट चलती है, प्रॉपर्टी के रिलेशन क्या होते हैं, स्टेट एंड मार्केट, जैसे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आप पढ़ेंगे, वेलफेयरिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, लिबरलिज्म क्या होता है, न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है, मोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आप पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, किस तरह से हमारे देश में गरीबी है, कैसे लेबर का रिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक। उसके बाद जेंडर एंड लेबर प्रोसेस, यहाँ पे फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर आप पढ़ेंगे, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी अब आ गई है, ई कॉमर्स आ गया है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से हम सामान खरीदते हैं, हम लोग नहीं जाते भाई दुकान पे, ठीक है। और टूरिज्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में, घूमने तो जाते ही होंगे आप लोग, हाँ। फिर नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी से रिलेटेड, जहां आप जानेंगे कल्चरल इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंडिजीनियस नॉलेज, यानी कि आप देखेंगे जो हर ट्राइब है, हर ट्राइब के पास अपने अपनी इंडिजीनियस नॉलेज है, जंगलों में पेड़ पौधों को कैसे यूज किया जाएगा, कौन सी देसी दवाइयां बनाई जाएंगी, वो नॉलेज इंटरनेशनल लेवल तक काम आती है, पता है आपको ये चीज, ठीक है। एथनोमेडिसिन क्या होती है, जेंडर एंड एनवायरमेंट क्या है, यहाँ पे आप इको फेमिनिस्ट को पढ़ेंगे, जो कहते हैं कि भाई जिस तरह से मेन एनवायरमेंट के साथ छेड़खानी कर रहा है, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसी तरह से मेन वुमेन का भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। पॉलिसीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे, फॉरेस्ट पॉलिसीज, कैसे हमारे जो जंगल हैं, इकोलॉजी है, उसका डिग्रेडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। माइग्रेशन, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए किसी जगह पर रहने वाले लोगों को निकाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो सारे टाइप के पॉल्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये वाला जो आपका एरिया है, ये थोड़ा फैक्चुअल एरिया है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसीज कौन कौन सी बनाई गई हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर है फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। फैमिली, मैरिज एंड किनशिप इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा यूनिट 3 में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग है ये, तो यहाँ पे देखेंगे कि थियोरेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे, फैमिली, मैरिज, किनशिप को स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कैसे बताता है, अलायंस एंड कल्चरल थ्योरी कैसे बताती है, और उसके अलावा आप देखेंगे पावर डायनामिक्स, फैमिली में भाई किसी के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम पावर होती है। इनहेरिटेंस सिस्टम आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ठीक है। जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, इन सब के राइट्स किसके पास होते हैं। उसके बाद चेंज एंड कंटेम्प्रेरी इशू में आप देखेंगे आज के टाइम में जो फैमिली है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कौन कौन सी नई फैमिली आ गई हैं, जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे ब्लेंडेड फैमिली आ गई है, ठीक है। चेंजिंग मैरिजेस, प्रैक्टिस चेंज हो रही है, लव मैरिजेस होने लगी हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स आ गए हैं। फैमिली के जो लॉ हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप पढ़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के जो लॉ हैं और ऑनर किलिंग, यानी फैमिली से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं सारी पढ़नी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, टाइम एंड मीडिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हिस्ट्री क्या रही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जब से क्या कहते हैं दुनिया आई है उस तभी से टेक्नोलॉजी आ गई है, अब जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या रही है वो देखेंगे। टाइम एंड स्पेस का नोशन कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम एंथनी गिडन्स को पढ़ते हैं। टाइम एंड स्पेस का नोशन चेंज होने का मतलब है कि आप देखेंगे कि हम लोग अलग अलग जगह पर हैं, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी यूएस में रहने वाले इंसान से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, स्पेस अलग है फिर भी कनेक्शन हो सकता है। वर्चुअल कम्युनिटी क्या होती है, मीडिया पढ़ेंगे, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, विजुअल एंड सोशल मीडिया। गवर्नेंस एंड एवरीडे लाइफ को पढ़ेंगे, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है। सर्विलेंस सोसाइटी क्या होती है, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों पे नजर रखी जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब गवर्नमेंट के पास है, हमारे सीसीटीवी कैमराज हर जगह लगाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी से हेल्थ सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है, रोबोट्स हैं वो तक सर्जरी कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट सब हैं। फिर है नेक्स्ट कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे सिंबल क्या होते हैं, रिचुअल क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। साइन एंड सिंबल की बात जीन बॉड्रिलैंड करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। मटेरियल कल्चर कैसे चेंज हो रहा है, यानी टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है। एजुकेशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड विद नॉन फॉर्मल। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ हम पढ़ते हैं कि चर्च क्या होता है, सेक्ट क्या होता है, ठीक है। चर्च, सेक्ट, डिनोमिनेशन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक। आइडेंटिटी, कल्चर एंड सोसाइटी में कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म क्या होता है कि भाई कम्युनलिज्म से बचने के लिए ही हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। जेंडर, बॉडी एंड कल्चर क्या होता है, एथिक्स, मोरालिटी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। सिलेबस काफी ज्यादा डिटेल में आपको लग रहा है, ठीक। आई अंडरस्टैंड बहुत इन डेप्थ दिया हुआ है, लेकिन अच्छा है कि सिलेबस को एकदम
क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ सिलेबस पर ही आप डिपेंड रहेंगे, सिलेबस तो पढ़ना ही है, सिलेबस के अलावा जितनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी आपको कवर करनी ही करनी है। कट ऑफ की बात करें कि मैम कट ऑफ कितनी जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जून 2024 की, जून 2024 से मैं लेके चलती हूँ। चलो मैं आपको थोड़ा ऑपोजिट समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी अभी दिसंबर 2025 का पेपर हुआ, जून जो 2026 का पेपर हुआ उसकी कट ऑफ अभी नहीं आई है, उसकी आंसर की भी नहीं आई है। यहाँ पे जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 232, असिस्टेंट प्रोफेसर की 208 एंड पीएचडी ओनली की 180। बाकी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कैटेगरीज की कट ऑफ देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उससे जो पिछला पेपर था, यानी कि जून 2025, यहाँ पे कट ऑफ गई थी 220, 192 एंड 162। मैंने बोला था ना आपको 3 एग्जाम होते हैं, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली, तीनों की कट ऑफ अलग अलग जाती है। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था जून 2024 का, वहां पे कट ऑफ थी 204, 180 और 156। कट ऑफ बढ़ती जा रही है, देखो 204, फिर यहाँ पे 220 और फिर यहाँ पे 232, यानी कि कट ऑफ बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। और उसी कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको अब बेहतर तरीके से तैयारी करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा तैयारी मत करना। तैयारी करनी है तो एकदम बिल्कुल ही डेडिकेटेड होके कि भाई एग्जाम क्लियर करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये डेडिकेशन चाहिए, तभी आप नेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सेफ स्कोर की बात करूं तो अभी तक तो जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर रहे हैं वहां पे 235 ही आपकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं गई। ठीक है, 225 से 235 जेआरएफ के लिए ये सिक्योर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 205 प्लस और पीएचडी ओनली की जो रेंज है वो है 175 से 185। ये 5 नंबर ऊपर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बेसिक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके आधार पर यही कट ऑफ निकल के आई है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल है गूगल स्कैन से, ठीक है, गूगल लेंस से आप इसको स्कैन कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, चीट शीट्स आपको मिलेंगी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में, कलरफुल वे में होंगी, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी और आप कभी भी उनसे रिवाइज